पिछले 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा रिटर्न बना है और ये सस्टेनेबल नहीं है। क्या आपके हिसाब से वैल्यूएशन अक्रॉस मार्केट कैप अच्छा लग रहा है आपको? तो वी आर लुकिंग एट लार्ज पार्ट ऑफ मार्केट बीइंग एक्सपेंसिव, या आप कहें कि बहुत अट्रैक्टिवली प्राइस्ड नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि हाँ ये बहुत सस्ता है, इसको खरीद लो। तो जब तक ये टैरिफ का इशू सॉर्ट आउट नहीं होता है और चीज़ें स्टेबलाइज नहीं होती हैं, थोड़ा अनसर्टेनिटी होगी। इंडिया में जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट था वो 2 चीज़ों का था। एनी चेंजेस रिसेंटली आपने किए हैं अपने पोर्टफोलियोज में? इन्वेस्टिंग में कहाँ पे पैसा बनेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्मल पॉडकास्ट। आज हमारे साथ हैं अनुपम तिवारी, हेड ऑफ इक्विटीज ग्रो एसेट मैनेजमेंट कंपनी। सो सर, thank you for coming here. Thank you. And just wanted to understand, looking at the macroeconomic backdrop, what's your take on today's market scenario? जहाँ पर हम देख रहे हैं Fed policies, Trump tariff, and lot many supply chain disruption is happening. What's your take on that? And अगर हम globally अगर हम बात करते हैं, what all the key risks is there at this point in time? Yeah, that's a good question and thanks for inviting us here. So एक बार हम इसको सेग्रीगेट करके डिस्कशन करते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग ऑन ग्लोबल साइड एंड व्हाट्स हैपनिंग इन इंडिया। तो अगर आप ग्लोबली देखिए तो सबसे बड़ा एक इशू हुआ था जो रफली लेट्स से कैलेंडर ईयर 2023 के सेकेंड हाफ में इम्पैक्ट होना चालू हुआ था, और वो दैट स्टार्टेड कि यूएस में रेट हाइक्स होंगे और यूएस में एक स्लो डाउन हो जाएगा बिकॉज ऑफ द रेट हाइक्स दैट हैव हैपेंड। एंड वो अभी तक प्ले आउट नहीं हुआ है क्योंकि यूएस में ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा स्लो डाउन नहीं हुआ है, और उसके बाद फिर ट्रम्प टैरिफ के इश्यूज शुरू हो गए। इसके कारण एक इम्पैक्ट जो हमारे ऊपर आया वो था कि स्लो डाउन होता है तो हमारी एक इकोनॉमी पे, सर्विसेज एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट होता है, एंड वो हमको विजिबल दिख रहा था कि थोड़ा डिमांड कम हुई और आईटी एक्सपोर्ट्स या सर्विसेज एक्सपोर्ट वैसे तो अच्छे चल रहे हैं बट आईटी एक्सपोर्ट्स पे असर पड़ा। जो हमारी नॉर्मल एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो भी काफ़ी लिमिटेड रही। अगर आप पिछले 12-15 महीने में देखिए तो मोटा मोटा 0-3-4% ही ग्रोथ हो रहा है ऑन एन एवरेज एक्सपोर्ट्स में। सो उसका हमको एक असर पड़ा। उसके अलावा जो टैरिफ इशू हुए उससे बहुत ज़्यादा ट्रेड डिसरप्शन हुआ है पिछले करीब 3 से 6 महीनों में, और उसका सभी को इम्पैक्ट हुआ है। सो दैट इज़ वन इशू ग्लोबली दैट इज़ हैपनिंग। अभी तक हमने ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ इम्पैक्ट नहीं देखा है ग्लोबल इकोनॉमी में। तो जब तक ये टैरिफ का इशू सॉर्ट आउट नहीं होता है और चीज़ें स्टेबलाइज नहीं होती हैं, थोड़ा अनसर्टेनिटी होगी। और चूंकि ग्लोबल इन्वेंट्री साइकिल पे इम्पैक्ट होता है इन सब चीज़ों का, तो उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट इंडिया पे भी हुआ है। कई कंपनीज में हमने देखा है कि एक्सपोर्ट में इम्पैक्ट हो गया, एक्सपोर्ट जो ग्रोथ थी या एक्सपोर्ट सेल्स पे इम्पैक्ट हुआ है। और उसके साथ साथ चूंकि यूएस में चाइना के लिए रिस्ट्रिक्शंस आए हैं इन द फॉर्म ऑफ टैरिफ, प्लस थोड़ा नॉन टैरिफ बैरियर्स भी लगे हैं, तो बाकी सारे मार्केट्स में चाइना हैज़ बिकम वेरी एग्रेसिव। तो वहाँ पे इंडियन कंपनीज के लिए कंपटीशन बढ़ गया है। सो उसका भी एक इम्पैक्ट है। सो ये ग्लोबल जो इशू है, एक कहिए तो ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमी पे एक असर है। अगर अब हम इंडिया में वापस देखें तो 2024 कैलेंडर ईयर में इंडिया में जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट था वो 2 चीज़ों का था, जो इंटरनल इम्पैक्ट था इकोनॉमी में। एक गवर्नमेंट स्पेंडिंग का एक बहुत बड़ा रोल रहा है पोस्ट कोविड इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज़ गॉन अप सिग्निफिकेंटली। 2024 में वो थोड़ा सा स्लैक आया था बीच में। Q4 से थोड़ा स्पेंडिंग बढ़ी थी, अभी भी हमने देखा Q1 में स्पेंडिंग बढ़ी है, बट बीच में Q2 Q3 में इम्पैक्ट था गवर्नमेंट स्पेंडिंग में, तो उसके कारण एक स्लो डाउन थोड़ा सा हुआ। प्लस 2024 कैलेंडर ईयर में जो लिक्विडिटी थी इंडियन बैंकिंग सिस्टम में वो बहुत ज़्यादा टाइट थी, और साथ ही फैग इन में इंटरेस्ट रेट कट्स होना चालू हुए हैं, तो एक उसका इम्पैक्ट है कि रियल रेट्स काफ़ी हाई थे। तो आई थिंक दिस ईयर एवरीथिंग शुड नाउ स्टार्ट बिकमिंग पॉजिटिव। तो अभी अगर आप देखें आरबीआई ने जो भी एक्शन लिए है उससे लिक्विडिटी बढ़ी है सिस्टम में, और प्लस इंटरेस्ट रेट कट भी हुए हैं, और ये टैरिफ इशू अगर ख़त्म होते हैं, हमारी सबके साथ डील हो जाती है, हमारी डील हो जाती है, तो ये भी धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगा। सो पॉजिटिवली मे बी नेक्स्ट 2 quarters मोर दिस इम्पैक्ट विल रिमेन। ओके, सो इंडिया पर्सपेक्टिव से आपने बात करी, इंटरेस्ट रेट कम हुए हैं, इवन लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू, बट इंडिया मैक्रो की अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या लगता है यहाँ से
मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी रिफॉर्म्स केपेक्स, इस पर्सपेक्टिव से अगर हम इंडिया को देखते हैं तो व्हाट्स योर थॉट ऑन दिस? देखिए लॉन्ग टर्म में तो बहुत पॉजिटिव है, मीडियम टू लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म थोड़ा इशू है। क्या हुआ है, देखिए कोविड के बाद एक बहुत ज्यादा डिमांड आई और गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत ज्यादा थी, तो उसके कारण मैन्युफैक्चरिंग में एक जंप अप आया। लेकिन साथ ही साथ चाइना का बहुत एग्रेशन बढ़ा, चाइना की डंपिंग बढ़ी, तो उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया। बट अगर आप ओवरऑल मैक्रो देखिए इंडिया के मैक्रो में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन इज वन फैक्टर विच इज इंपॉर्टेंट, बट देयर आर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। सबसे पहला उसमें हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि हम एक ऐसी कंट्री रहे हैं जिसका करंट अकाउंट डेफिसिट हमेशा ज्यादा रहा है, और हमारा जब करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है तो बहुत सारी चीजों में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। करेंसी डिप्रिशिएट होती है तो एक साइकोलॉजिकल इशू है, प्लस हमारी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करते हैं, स्पेशली क्रूड। तो जब आपकी करेंसी डिप्रिशिएट होती है तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी कॉस्ट बढ़ जाती है। अभी अगर आप देखिए तो हमारा धीरे धीरे कंट्रोल ओवर करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। उसके दो कारण हैं, एक कि क्रूड की प्राइसेस बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रही हैं। अभी इतने वॉर होने के बावजूद क्रूड लगभग 80 से या उससे नीचे ही रह रहा है, तो उसका हमको एक बेनिफिट हो रहा है। दूसरा, हमारा बहुत सारा इंपोर्ट अब चाइना से हो रहा है। पहले हमारी जो करेंसी का जो रिलेशनशिप था इंपोर्ट को लेके, वो डॉलर से ज्यादा था। अब चूंकि हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं चाइना से, तो CNY INR जो चाइनीज करेंसी है, युआन या रेमनबी जिसको हम बोलते हैं, वर्सेस रुपी, वो रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और मोटा मोटा वो स्टेबल रही है, उसमें ऐसा नहीं है कि रुपी हैज डिप्रिशिएटेड सिग्निफिकेंटली अगेंस्ट युआन। तो उसके कारण हमारा जो करेंसी ड्रिवन इम्पैक्ट है वो कम है। जो सेकेंड फैक्टर है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट पे हमारे पास एक अच्छा कंट्रोल है और सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हमारे बढ़े हैं, तो उसके कारण से हमारा जो ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट इशू है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। एंड मेरे को आगे भी लगता है कि ये ज़्यादा सिग्निफिकेंटली डिटीरिएट नहीं होगा। तो वी विल बी इन अ वेरी गुड शेप एज फार एज अवर एक्सटर्नल अकाउंट इज कंसर्न। और ऐसा शायद इंडिया में पहले कभी लंबे समय तक नहीं रहा है जब हमारा एक्सटर्नल अकाउंट इतने कंट्रोल में रहा हो, और आगे का आउटलुक भी मेरे को काफ़ी ठीक लगता है। द सेकेंड थिंग इज फिस्कल डेफिसिट। तो अगर आप हिस्ट्री देखिए, इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री, जब जब हमारा फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है हमारी इन्फ्लेशन बढ़ती है। तो चूंकि फिस्कल कंसोलिडेशन हो रहा है और गवर्नमेंट इज कमिटेड टू ब्रिंग डाउन फिस्कल डेफिसिट, सो दो बजट्स हैव बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलिस्ट, बट इंक्रीमेंटली वी कैन कंट्रोल इट इन टर्म्स ऑफ फिस्कल डेफिसिट। तो ये दो मैक्रो फैक्टर जब तक हमारे कंट्रोल में है, प्लस बैंकिंग सिस्टम का ओवरऑल हेल्थ, आई थिंक वी आर इन अ फाइन शेप इन टर्म्स ऑफ अवर मैक्रो डैशबोर्ड। सो वी शुड नॉट बी वरिंग टू मच एंड इन्फ्लेशन कैन रिमेन अंडर टारगेट रेंज ऑफ व्हाट RBI इज ट्राइंग। ओके, सो इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो इन्वेस्टर्स वैल्यूएशन को काफ़ी महत्व देते हैं। आज की डेट में अगर हम वैल्यूएशन की बात करते हैं, क्या आपके हिसाब से वैल्यूएशन अक्रॉस मार्केट कैप अच्छा लग रहा है आपको, और जो भी अर्निंग ग्रोथ है वो उसको सपोर्ट कर रही है, और आने वाले टाइम में आपको क्या लगता है? दैट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। देखिए, इन्वेस्टिंग में वैल्यूएशन इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट। हाँ जी, हाउ टू लर्न अबाउट वैल्यूएशन, हाउ टू वैल्यू अ कंपनी, यस, बिकॉज लॉट थिंग्स डिपेंड ऑन टाइम होराइजन। तो अगर हम मुझसे पूछें कि अगले 3-4 क्वार्टर की अर्निंग्स क्या वैल्यूएशन को सपोर्ट कर पाएंगी, मे बी नॉट। तो वी आर लुकिंग एट लार्ज पार्ट ऑफ मार्केट बीइंग एक्सपेंसिव, और या आप कहें कि बहुत अट्रैक्टिवली प्राइस्ड नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि हाँ ये बहुत सस्ता है, इसको खरीद लो। कुछ पॉकेट्स हैं, लेकिन हमेशा से वैल्यूएशन में टाइम होराइजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप किसी कंपनी को 5 साल के लिए वैल्यू कर रहे हैं या 10 साल के लिए या 15 साल के लिए, उससे आपका वैल्यूएशन का नंबर बहुत चेंज हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि इन्वेस्टर्स को टाइम होराइजन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और वो इन्वेस्टिंग में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर आपके पास थोड़ा लंबा समय है जब आप पैसे को छोड़ सकते हैं, तो अगर आप SIP मोड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इट्स ओके। आई थिंक डिसिप्लिन एलोकेशन इक्विटी में चालू रहना चाहिए, आपको बंद करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो अभी अर्निंग ग्रोथ सीजन इज गोइंग ऑन। आपके हिसाब से कौन से पॉकेट्स हैं जहां पर हमको अच्छा अर्निंग देखने को मिल रहा है, और आपको लग रहा है कि इट्स वेरी मिक्स बैग काइंड ऑफ रिजल्ट्स आर कमिंग? नहीं, अभी काफी मिक्स बैग है। और एज पर एक्सपेक्टेशन ऐसा कुछ हमारा इस क्वार्टर का या बाजार का बहुत हाई एक्सपेक्टेशन नहीं थे अर्निंग ग्रोथ को लेके। एक्सपेक्टेशन में भी म्यूटेड ग्रोथ ही था, बिकॉज जो Q3 लास्ट ईयर और Q4 में हुआ है
वी आर स्टिल गोइंग थ्रू द सेम काइंड ऑफ साइक्लिकल स्लो डाउन, तो उसका इम्पैक्ट अभी भी है। तो अर्निंग अच्छी ग्रोथ आने में लग सकते हैं, 2-3 क्वार्टर से ज़्यादा भी लग सकते हैं। So grow as a new AMC. हम just wanted to understand आपका core philosophy क्या है when you pick up any kind of a stock? And I'm sure stock picking के लिए सब traditional way ही opt करते हैं. But अगर आप हमको बता सकते हैं how grow as a new AMC is different from the any kind of a traditional AMC. ओके, सो देखिए, इन्वेस्टिंग में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है पिछले 100-125 सालों में। वी स्टिल यूज द सेम टूल्स, सेम टेक्निक दैट वाज यूज्ड 100 इयर्स, एंड आई डोंट थिंक इट विल चेंज इवन कितनी भी टेक्नोलॉजी आए, बिकॉज आप किसी भी कंपनी को कैश फ्लो पे ही वैल्यू करते हो, तो वो मेथड एकदम सेम है। एज अ ग्रो व्हाट वी डू इज वी आस्क अवरसेल्फ कि इन्वेस्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है जब वो इन्वेस्ट करता है। सो इन्वेस्टर चाहता है कि उसके पैसे की कंपाउंडिंग हो, एंड वी ट्राई टू डू एवरीथिंग पॉसिबल कि जिससे हम इन्वेस्टर के पैसे की एक अच्छी कंपाउंडिंग कर सके, और हम वो चीजें एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं जिससे वो कंपाउंडिंग डिसरप्ट हो जाती है। ब्रॉडली व्हाट वी बिलीव इज कि ऐसे 5 फैक्टर होते हैं जो इन्वेस्टर की कंपाउंडिंग को डिसरप्ट करते हैं। सो वन इज ऑफ कोर्स द मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क, जो हमारे इतने कंट्रोल में नहीं है, तो वी कैन मैनेज इट, बट कंटिन्यूसली मैनेज करना भी एक इशू होता है उसमें। कॉस्ट ऑफ मैनेजिंग इट कंटिन्यूसली इज वेरी हाई, तो हम जब वो रिस्क आएगा तब हम उसको अपने पोर्टफोलियो में मैनेज करेंगे। जो बाकी 4 फैक्टर हैं वो हैं मैनेजमेंट रिस्क या प्रमोटर रिस्क, बिजनेस रिस्क, क्वालिटी ऑफ बिजनेस रिस्क जिसको हम बोलते हैं, बिजनेस साइकिल रिस्क और वैल्यूएशन रिस्क। ये ऐसे 4 फैक्टर हैं जो आपकी कंपाउंडिंग को डिसरप्ट करते हैं। सो व्हाट वी डू इज कि वी ट्राई टू नॉट टू टेक प्रमोटर रिस्क एंड मैनेजमेंट रिस्क, जिसमें हम उनकी कॉम्पिटेंस और गवर्नेंस बहुत अच्छे से चेक करते हैं। ऑफ कोर्स गवर्नेंस इज अ रिस्क, क्योंकि अगर गवर्नेंस नहीं है तो शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन नहीं होगा, लेकिन कैपेबिलिटी इज आल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बी चेक्ड, बिकॉज अगर आप लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग चाहते हैं किसी बिजनेस की, तो बिजनेस हैज टू बी कॉम्पिटेंट, द पीपल हु आर रनिंग इट, ओनिंग इट शुड बी कॉम्पिटेंट। द सेकंड इज क्वालिटी ऑफ बिजनेस, सो वी ट्राई टू नॉट टू बी इन बैड क्वालिटी बिजनेसेस वेयर इंक्रीमेंटल ROEs कैन नॉट बी गुड। थर्ड रिस्क इज साइकिल रिस्क एंड वैल्यूएशन, फोर्थ इज वैल्यूएशन रिस्क। इसको हम ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं अपने पोर्टफोलियो में, बिकॉज व्हाट वी बिलीव इज दैट स्टॉक मार्केट इज अ मल्टी फैक्टर कॉम्प्लेक्स इवॉल्विंग सिस्टम। अब मल्टी फैक्टर है तो आप उसको एक फैक्टर को पकड़ के नहीं चल सकते, बिकॉज एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम डिफरेंट फैक्टर्स प्ले आउट, एंड इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम, तो रिलेशनशिप चेंज होती है, डिफाइंड नहीं है, एंड इट्स इवॉल्विंग सिस्टम। तो ऐसे सिस्टम को मैनेज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप फ्लेक्सिबल रहें, आप अडॉप्ट करें, बिकॉज इट इज इवॉल्विंग सिस्टम एंड इट इज कॉम्प्लेक्स सिस्टम, सो यू ऑप्टिमाइज। So that's what we believe. So we optimize our portfolio for business cycle risk. What we call is reasonable diversification among sectors, so that we can manage business cycle risk. And valuation is by using churn and sizing. हम थोड़ा उसको portfolio को optimize करते हैं. So this is what our philosophy is. What we call is QGAR, quality and growth at reasonable price. So with quality we focus on competence and capability of management, quality of business. Growth is something that we believe will bring compounding. And reasonable price is something that will drive portfolio compounding for our investor. And my second part was if you would like to differentiate with the traditional AMCs. So one differentiation with some of the AMCs, I will not say all of them, but some of the AMCs, that our end objective is compounding of portfolios, not having a particular philosophy. So for example, some people are value investors, some people are growth investors, nothing wrong in that. Yes. No philosophy in investing is right or wrong. Right. It's all about optimization and how you use it. So we are not believers of any one philosophy, we are believers of every philosophy, जिससे कि हमारे इन्वेस्टर का पैसा कंपाउंड हो सके और हम उसका रिस्क कम कर सके, कंपाउंडिंग को डिसरप्शन का. So that's kind of bit of differentiation. Second is that we believe in lesser number of products in terms of active fund management. तो हम बहुत धीरे धीरे एक्टिव फंड लॉन्च करेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. सो दिस इज 2 differentiating factor with other AMCs that I can say. Okay. So आपने evolve अभी बोला कि this strategies should keep evolving. मार्केट में बहुत सारे innovations आ रहे हैं in terms of AI manufacturing side.
So on this, as you said, 100 years purana hai, this methodology. Any kind of a changes in this space is happening because of the new innovation or anything is happening? ये काफी पहले से हो रहा है. तो क्वांट फंड्स आर व्हाट वी कॉल इज डेटा ड्रिवन फंड्स इज नॉट अ न्यू फिनोमिना. इट्स अ वेरी ओल्ड फिनोमिना. तो 70s 80s में यूएस में शुरू हो गए थे, जहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्वांट ड्रिवन फंड लॉन्च किए. हर एक चीज का एक अपना स्पेस है, अपना एक रिलेवेंस है. तो किसी भी चीज को आप कैसे करना चाहते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू. अगर आप तो अब इन्वेस्टिंग में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है टाइम होराइजन, कि आप किसी भी स्टॉक को ओन कितने समय के लिए कर रहे हैं, बिकॉज दैट ड्राइव्स योर फैक्टर्स टू मेक दैट डिसीजन. तो कई लोगों के लिए लॉन्ग टर्म इज पोस्ट लंच, और कई लोगों के लिए लॉन्ग टर्म इसकी कभी बेचना ही नहीं है, राइट. तो आप कितना फॉरवर्ड लुकिंग जाएंगे अपने डिसीजन को लेके, कि अगर आप ये स्टॉक 5 साल के लिए ले रहे हैं, 10 साल के लिए ले रहे हैं, या 10 मिनट के लिए ले रहे हैं, या 10 घंटे के लिए ले रहे हैं, उसके हिसाब से आपके इनपुट फैक्टर डिसाइड होंगे. सो लॉट ऑफ डेटा इज रिलेवेंट फॉर शॉर्ट टर्म डिसीजंस. जब हम कुछ, जिसको हम कहते हैं ना ट्रेडिंग, अगर आप वो कर रहे हैं, एंड दोज डेटा, दोज फैक्टर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, आर नॉट रिलेवेंट अगर आप 5 साल 10 साल का डिसीजन ले रहे हैं. तो ये डिपेंड करता है इस बात पे. तो ऑफ कोर्स बहुत सारी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज यूज करती हैं कंप्यूटिंग पावर और एल्गोरिदम्स एटसेट्रा. बट जब ये लॉन्ग टर्म की बात आती है, तो यू हैव टू इमेजिन लॉट ऑफ थिंग्स. यू हैव टू मेक अ फ्यूचर व्यू, कि अगले 5 सालों में क्या होगा, 10 सालों में क्या होगा. एंड इमेजिनेशन इज स्टिल परफेक्ट कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ओनली. I don't think AIs are still able to imagine things, right? So there I think still fund manager will play a role. And of course short term जो investment decision है, वहाँ पे data can be used much better. Okay, so any changes recently आपने किए हैं अपने portfolios में in terms of any market cap shifts or any kind of a sectoral or thematic? Yes, so in between Feb March around that time हम लोगों ने थोड़ा small cap allocation बढ़ाया था अपने portfolios में, small and mid cap allocation. And that's उसके beyond अभी तो हमने अब quarterly result चल रहे हैं, तो हम देखते हैं कि भी result के हिसाब से जो कुछ भी change करने हो करेंगे. Okay. So grow as an AMC हम लोगों ने देखा है बहुत सारे पैसिव साइड में बहुत सारे फंड्स आ रहे हैं, and that is very new concept, internet and the EV kind of a concept. Mostly हमने debate सुना हुआ है passive versus active. आपके हिसाब से पैसिव और एक्टिव दोनों एक पोर्टफोलियो में कैसे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं, एंड जो इनोवेटिव थीम्स आ रहे हैं वो थीम्स किस तरह के इन्वेस्टर्स को प्रोबेबली सूट करता है? ओके, इसका थोड़ा लंबा आंसर है मेरे पास, एक्टिव वर्सेस पैसिव का. Yes, तो ये पूरी बहस देखिए यूएस से चालू हुई, कि वहां पे पैसिव बहुत पॉपुलराइज हुए, और उसका एक कारण था. अगर आप पिछले 30 सालों में यूएस की हिस्ट्री देखें स्टॉक एक्सचेंजेस की, तो वहां पे नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज लगभग 8000 था 25-30 साल पहले, जो भी 3500 के आसपास हो गया है. तो अब आप सोचिए कि 25-30 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट, इतनी बड़ी इकोनॉमी, और नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनी केम डाउन बाय ऑलमोस्ट 50%. 8000 के 3500 हो गए. तो एक्टिव फंड मैनेजर के लिए यूनिवर्स ही श्रिंक हो गया. एक ये कारण था. दूसरा, जो बहुत सारी बेसिक इंडस्ट्रीज होती हैं वो पिछले 20-30 सालों में यूएस से चाइना शिफ्ट हो गई, क्योंकि इंपोर्ट ड्रिवन हो गया. बेसिक मैन्युफैक्चरिंग जो कि ये आपको चाइना चली गई बिकॉज ऑफ कॉस्ट एडवांटेज एटसेट्रा. और यूएस एज एन इकोनॉमी बिकेम वेरी इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी, और मार्केट भी वैसा ही हो गया. बिकॉज अगर आप देखें वहाँ पे पिछले 20-30 सालों में तो जो नई कंपनियां, बड़ी कंपनियां बनी हैं, वो सब हाईटेक टेक्नोलॉजी या हेल्थ केयर, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब फील्ड में ज़्यादा कैपिटल गया है, और वहीं पे ग्रोथ हुई है उनके यहाँ. तो जो एग्जिस्टिंग मार्केट था उसमें भी एक नैरो डाउन हो गया ग्रोथ का. तो एज एक्टिव फंड मैनेजर आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ पोर्टफोलियो में करने को था नहीं. तो वहाँ पे पैसिव इसलिए बहुत ज़्यादा ग्रो हुए, क्योंकि आपके पास ऐसा नहीं कि 200-500 ऑप्शन है जहाँ पे अपना पोर्टफोलियो, क्योंकि ग्रोथ कुछ ही लिमिटेड सेक्टर्स में हो रही है, और वहीं पे री रेटिंग हो रही है, वहीं पे वैल्यू क्रिएट हो रहा है. सो पैसिव आल्सो बिकेम वेरी वेरी प्रोमिनेंट. और ये पूरी जब ट्रांजिशन हो रहा था, तो इन सब चीज़ों को समझने में यूएस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा. तो सर्टेन पोर्टफोलियो मैनेजर्स वर नॉट एबल टू डू इट प्रॉपरली.
सो दैट वाज वन रीजन. नाउ कमिंग टू इंडिया, तो इंडिया में आज भी कंपनीज लिस्ट हो रही हैं, नंबर ऑफ लिस्टेड कंपनीज इंक्रीजिंग. तो स्पेशली मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस में हमारे लिए एक्टिव फंड मैनेजमेंट करने का बहुत स्कोप है, जहां पे हम एक्टिव सिलेक्शन से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, स्पेशली इन स्मॉल कैप्स. क्योंकि स्मॉल कैप में जो कंपनियां हैं वो बहुत सभी के सभी स्केल अप नहीं करेंगी, लॉट ऑफ देम विल फेल, राइट. तो इंडेक्स में तो सब कुछ है, बिकॉज हम वो एलिमिनेट कर सकते हैं उन कंपनियों को जो अच्छा नहीं कर रही हैं. इंडिया में लार्ज कैप एक ऐसा स्पेस है जहां पे पैसिव्स हैव अ वेरी गुड राइट टू विन, क्योंकि वो यूनिवर्स बहुत छोटा है और बहुत ही स्क्यूड है, क्योंकि उसमें बैंकिंग का वेट बहुत ज्यादा है, 3-4 ऐसे स्टॉक हैं जिनका वेट बहुत ज्यादा है, तो आपके लिए उन पे कॉल लेना बहुत जरूरी हो जाता है. तो लार्ज कैप में थोड़ा समथिंग वेयर पैसिव हैव बिकम इम्पोर्टेंट, बट अदरवाइज मिड एंड स्मॉल कैप में अभी भी स्कोप है. नाउ कमिंग टू अवर स्ट्रेटजी कि हम पैसिव करते हैं, हमारी एक पैसिव की स्ट्रेटजी है. अवर थॉट प्रोसेस इज ऑफ कोर्स कि मार्केट में जो इंडेक्स फंड्स हैं वो तो हम करेंगे, क्योंकि कई सारे इन्वेस्टर्स को आजकल एलोकेशन के लिए इंडेक्स फंड यूज करते हैं. इसके अलावा जो नैरोअर थीम्स है, जैसा कि आपने बताया इंटरनेट है या ईवी है या डिफेंस है, जहां पे नंबर ऑफ स्टॉक्स लिमिटेड है, और हमारा ये बिलीव है कि एक्टिव फंड मैनेजमेंट पे हम बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर सकते. ऐसा हम कुछ बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन नहीं क्रिएट कर सकते हैं विद एक्टिव फंड मैनेजमेंट इन नैरोअर थीम्स, जहां पे है ही 15-10 स्टॉक और थोड़ा स्क्यूड काइंड ऑफ इंडेक्स है. तो वहां पे हम सभी जगहों पे पैसिव करेंगे. ओके. वहां पे हम एक्टिव सेक्टोरल फंड्स नहीं करेंगे. तो इन्वेस्टर अपने हिसाब से, अपने रिस्क अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से और उनके पोर्टफोलियो में उनको क्या वेट रखना है नहीं रखना है, वो सेक्टोरल इंडेक्स फंड सेलेक्ट कर सकते हैं. जो दूसरा आपका पार्ट था कि कैसे इन्वेस्टर को देखना चाहिए, मेरा ये मानना है सेक्टोरल फंड्स का बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं होना चाहिए पोर्टफोलियो में, डिपेंडिंग ऑन रिस्क प्रोफाइल ऑफ इन्वेस्टर. क्योंकि इसमें क्या है कि कोई भी थीम कब चलेगी कब नहीं चलेगी इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप कंसंट्रेटेड हैं बहुत ज्यादा. तो पहले तो इन्वेस्टर को समझ होनी चाहिए, और अगर आप वो कर भी रहे हैं तो आप कंसंट्रेटेड थीम्स में बहुत ज्यादा एलोकेशन मत करिए, डाइवर्सिफाइड थीम्स में रहिए, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट में रहिए, दैट इज गुड. So, as you said, investors को अपने हिसाब से, they can, based on the risk return, basically, I would say, Yes. parameters पे investors can pick. But mostly investors are, वो ट्रस्ट करते हैं फंड मैनेजर पे कि जो भी थीम प्रोबेबली चलने वाला होगा या एक्सपेक्टेड है, जहाँ पर रिटर्न्स बन सकते हैं, वो फंड मैनेजर्स अपने पोर्टफोलियोज में कहीं ना कहीं पर एकोमोडेट करेंगे, वेदर इट्स अ फ्लेक्सी कैप इज लाइक काइंड ऑफ अ कैटेगरी और मल्टी कैप. तो इस सिनेरियो में अगर वो पैरेलली कहीं पर डायरेक्टली जा रहे हैं लाइक ईवी और इंटरनेट, तो डेफिनेटली उनका रिस्क एक लेवल पे इंक्रीज होता है. यस. तो वो एक आई थिंक इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए पैरेलली, बिकॉज कहीं ना कहीं जिस सेक्टर में आप ग्रोथ देख रहे हैं, फंड मैनेजर एनी विच वेज आर टेकिंग बेट ऑन देयर and they are going in and investing there. So investors point of view, so my last question would be, in this market, what all the key things you believe like investors को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए while investing? तो देखिए, कई चीजें ऐसी जो इन्वेस्टर को हमेशा ध्यान रखना चाहिए. वो ये टाइम हो या 5 साल बाद का टाइम होगा या 5 साल पहले का टाइम हो. सबसे पहला ये कि आप वहीं पे इन्वेस्ट करिए जो आप समझते हो और जहां पे आपका टाइम होराइजन सही. हर प्रोडक्ट जो हमारे पास है इंडस्ट्री के पास, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, उसका एक बहुत ही अप्रोप्रिएट और आइडियल टाइम होराइजन है. जैसे मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके पास 8-10 साल हैं तभी आप मिड एंड स्मॉल कैप करिए, आपके पास 5 साल मिनिमम है तभी आप मल्टी कैप में इन्वेस्ट करिए, लार्ज कैप के लिए आपके पास मिनिमम 3 साल होने चाहिए. टाइम होराइजन समझना और अपने पैसे की बकेटिंग करना उस टाइम होराइजन के हिसाब से, और उसको ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका रिटर्न अच्छा नहीं बनेगा. तो ये पहला इंपॉर्टेंट चीज है, टाइम होराइजन समझना. दूसरी चीज ये है, आप उसी एसेट क्लास में इन्वेस्ट करिए जो आपको थोड़ी बहुत समझ हो. इन्वेस्टिंग में कहाँ पे पैसा बनेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कहाँ पे समझ के पैसा बना पाएंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो कई बार इन्वेस्टर केवल ट्रेलिंग रिटर्न देखते हैं, मेरे हिसाब से बड़ी गलत अप्रोच है. आप जिस चीज को समझ सकते हैं, जो वोलेटिलिटी आप बियर कर सकते हैं, आप वहां पे रहिए. दैट इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. थर्ड थिंग इज डिसिप्लिन रहिए. आपके पास एक अपना प्लान होना चाहिए, तो आपको रैंडमली रिएक्ट नहीं करना है मार्केट को. अगर आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं तो आप किसी एडवाइजर के साथ बैठिए और अपना एक प्लान बनाइए प्रॉपर,
और वो प्लान में सब कुछ होना चाहिए, एनुअल प्लान, 5 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान, 20 ईयर प्लान, 30 ईयर प्लान, कि आप आगे जाके क्या करने वाले हैं, और उसके हिसाब से आप उस डिसिप्लिन के अंदर रह के डिसीजन लीजिए। अब जो करंट इन्वायरमेंट में जो इंपॉर्टेंट है, ये तो थोड़ी टाइमलेस टाइप की चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, ये करंट इन्वायरमेंट पे ये बहुत जरूरी इन्वेस्टर को समझना होगा कि पिछले 3-4 सालों में बहुत ज्यादा रिटर्न बना है और ये सस्टेनेबल नहीं है। तो जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ा मॉडरेट होना चाहिए अब आगे जाके। So these are a couple of things that investors should keep in mind. Yes. So last thing आपने बहुत correct बोला, resetting the expectation of the returns is very important because clients का कहीं ना कहीं mindset बन गया है looking at the trailing returns. So thank you Anupam, thank you for giving us insights on the markets and thank you everyone for watching it. Thank you so much. Thank you. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.